तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आरबीआई काम कैसे करता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारी वो क्लास कौन सी? सेकंड थी। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड क्लास। तो इसे हम कर देते हैं इरेज और यहाँ लिख देते हैं क्लास थर्ड। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में क्या कवर किया था, एक बार उसे देख लेते हैं हम। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या थी, किस तरीके से काम करती है, कितने रिक्वायर्ड मेंबर्स चाहिए, ये हमने देखा था। कुछ पॉलिसीज़ हैं जो आरबीआई फॉलो करता है, जैसे डॉबिस पॉलिसी, हॉकिस पॉलिसी और अकोमोडेटिव पॉलिसी, इनका क्या मतलब था ये हमने देखा था। कुछ बोर्ड्स काम करते हैं आरबीआई के अंतर्गत, जैसे बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन 1994 में ये बनाया गया था। क्या काम करता है? एनबीएफसीज को कैसे रेगुलेट करता है ये हमने देखा था। एनबीएफसीज का क्लासिफिकेशन हमने 4 पार्ट्स में किया था। तो बेस लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर, अपर लेयर, तो ये हमने किस किस कैटेगरी पर, किस किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है ये हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, इसी तरह दूसरा बोर्ड आरबीआई के अंडर काम करता है, जैसे बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट। इसका काम क्या होता है? एनएसीएच क्या होता है, ईसीएस क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आरबीआई की पावर्स क्या है, कहाँ से उसको पावर्स मिलती हैं, कौन से एक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए हमने ये देखे थे कि आरबीआई एक्ट 1934 आता है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट रेगुलेशन 2007 आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा 1999 आता है, सिक्योरिटीज़ यानी सरफेसी एक्ट आता है, देन सिविल्स जो स्कोर क्रिएट करती हैं वो कंपनीज, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 आता है। ठीक है, आरबीआई काम क्या करता है, तो हमने ये देखा था कि वो सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करता है। बैंक्स को ओपनिंग करने के लिए ये 2 शर्तें उसे पूरी करनी होती हैं। किसी कोई बैंक अगर ओपन करना चाहता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करे। ठीक है, दोनों ही रेशियो हैं, आपको डे टू डे बेसिस पर इनको मेंटेन करना होता है। सीआरआर पर कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, एसएलआर पर आपको इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट मिल जाता है। सीआरआर में आपको कैश डिपॉजिट करना है भले ही, और वहीं पर एसएलआर में आपको कैश के अलावा और भी चीज़ें हैं उन्हें आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसके आगे की कहानी हम इस क्लास में कंसिडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा ही फेमस टर्म चलता है, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। लास्ट क्लास हमने देखा था कि बैंक्स अगर इस्टेब्लिश करनी है तो आपको सीआरआर और एसएलआर कंप्लीट करना है। और सपोज करो कि आपने बैंक ओपन कर ली, ठीक है, ये दोनों शर्तें मानकर आपने बैंक ओपन कर ली, और ओवर द टाइम पीरियड आपको ये एहसास हुआ कि यार मेरे पास तो पैसा कम हो गया है ना, और मेरे को पैसे की ज़रूरत है। बैंक एज ए बैंक आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे कि पैसे उधार लेने हैं। किससे लोगे? तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप आरबीआई के पास जाओ और बोलो कि सर देखो ऐसा है कि हमारे पास ना पैसे हो गए ख़त्म, है ना, हमको कुछ आप पैसा उधार दे दो, बदले में आप जो भी इंटरेस्ट चार्ज करो वो कर लेना। क्या बोलोगे? कि हमको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे दे दो, बदले में जो भी इंटरेस्ट लो ले लेना, हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बैंक जाता है आरबीआई के पास कि हमको पैसे उधार दे दो। आरबीआई बोलता है कि ठीक है, हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन बदले में इतना % इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई आरबीआई इज कॉल्ड रेपो रेट। तो यहां पे आप लिख लो, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई आरबीआई फ्रॉम बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, ये बड़ी साधारण डेफिनेशन हो गई रेपो रेट की, इससे आसान कुछ है नहीं। ठीक है, बैंक ने कहा कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, 4-6-10 दिनों के लिए, तो आप पैसे दे दो। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लिया, इसको हमने रेपो रेट बोल दिया। अच्छा, लेकिन ये बताओ आरबीआई बैंक को क्यों पैसे देगा? सोच जरा कि आरबीआई बैंक को पैसे क्यों देगा। बैंक के पास तो वैसे ही पैसा खत्म है ना,
और बिजनेस का एक रूल ये है कि अगर आप किसी को पैसे देते हो तो बदले में क्या गिरवी रखवा रहे हो, प्रॉपर बनिया वाला दिमाग लगाओ। हाँ, कि आप आरबीआई जो पैसे बैंक को देगा, है ना, तो गिरवी क्या रखवा रहा है, माना कि इंटरेस्ट रेट एज प्रॉफिट लेगा, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के तौर पे भी तो रखवाएगा। हाँ, तो बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटीज डिपॉजिट करती हैं। क्या करती हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। तो यहां पे लिख लो, बैंक विल डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? सपोज करो कि बैंक सरकार को पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो सरकार गई बैंक के पास। समझना, अब जो मैं समझा रहा हूं ये बड़ी गहरी बात है, ठीक है, और ध्यान से सुनना, कहीं चूक न जाना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूं अब। तो सरकार गई बैंकों के पास कि बोले कि देखो ऐसा है कि तुम कुछ हमको पैसा उधार दे दो, है ना, और कुछ समय बाद मैं ये पैसा आपको विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। ठीक है, बैंक ने कहा यार ये ठीक है बात है यार, किसी व्यक्ति को पैसा देंगे तो उसके डूबने की संभावना है, हो सकता है कि हमारे जैसा पैसा उधार ले लो फिर देना बैंक को, और बैंक फिर फोन करें और चक्कर काटें, है ना, तो उसमें थोड़ा रिस्क है। लेकिन सरकार को पैसा उधार देने में रिस्क थोड़ा सा कम है। कि ऐसा थोड़ी है कि सरकार कहीं भाग जाएगी हिंदुस्तान छोड़कर, वो तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो बैंक तैयार हो गई सरकार को पैसा देने के लिए, और बदले में सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद बैंक कि मैं आपको इतना पैसा आपसे ले रहा हूं, इतने इंटरेस्ट रेट पर, इस डेट को मैं ये पैसा आपको विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। तो यहां पे समझो, यहां पे प्रोसेस क्या हुआ, गवर्नमेंट आस्क मनी फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, देन गवर्नमेंट मेड एन एग्रीमेंट विद बैंक। तो यहां पर गवर्नमेंट मेड एग्रीमेंट with bank on which the term and conditions are written, and on which date the amount will be returned is also mentioned with interest, ठीक है। that agreement is known as security, agreement is known as security। known as security, ठीक है। समझो एक चीज दोबारा से, सरकार ने एक कागज का टुकड़ा दे दिया बैंक को, ठीक है, एग्रीमेंट दे दिया बैंक को, और बैंक ने बदले में पैसे दे दिए, है ना, और बैंक से ये कहा कि ये कागज का टुकड़ा मैं आपसे बाद में ले लूंगा और आपको आपके पैसे दे दूंगा। ध्यान रखना, ये जो एग्रीमेंट जो इशू किया है ये सरकार ने किया है, लेकिन एक्चुअल में सरकार ने नहीं किया है। अब तो बोलोगे सर अब तक तो बोल रहे हैं सरकार ने किया, बोल रहे हैं नहीं किया है। सरकार की तरफ से, सरकार का सीए है, सरकार का एक नुमाइंदा है जिसे हम बोलते हैं आरबीआई। तो आरबीआई ने ये एग्रीमेंट इशू किया है। सरकार का नौकर कौन है? सरकार का गुलाम है एक तरीके से आरबीआई, ठीक है। तो सरकार ने खुद ये एग्रीमेंट ना करते हुए आरबीआई को बोल दिया कि तुम एग्रीमेंट करो और वो पैसे हमको दो, ठीक है। तो दैट एग्रीमेंट इज साइंड बाय आरबीआई, या यू बोल दो सिक्योरिटी आर इशूड बाय
क्योंकि सरकार और आरबीआई एक ही बात है, सरकार बॉस है और आरबीआई गुलाम है। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटीज जो बैंक के पास पहुंच गई, इनको रखा जाता है आरबीआई के पास एज ए गारंटी। जब आप दोबारा समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि बैंक जाएंगे आरबीआई के पास पैसा लेने, तो बदले में क्या करेंगे, ये जो सिक्योरिटीज इनके पास आ गई थी बैंक के पास, ये एज ए सिक्योरिटी एज ए गारंटी आरबीआई के पास डिपॉजिट की जाएंगी। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटीज को रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोला जाता है। एक और चीज बताना रह गया, इन्हें रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है। क्यों? कोई एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसे बैंकों ने खरीदा। किसने खरीदा? बैंक ने परचेज किया। किससे किया? फ्रॉम गवर्नमेंट। और बदले में सरकार को पैसा दे दिया और सरकार ने ये एग्रीमेंट, इनको पीस ऑफ पेपर दे दिया विद दिस क्लॉज कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट विल रीपर्चेज फ्रॉम द बैंक। तो सरकार क्या करेगी, इस पीस ऑफ पेपर को इन फ्यूचर बैंक से खरीद लेगी, यानी इन फ्यूचर सरकार पैसा दे देगी बैंक को और इस पेपर को खरीद लेगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट विल रीपर्चेज दिस एग्रीमेंट फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, अब ये रीपर्चेज वाला सीन है, यहीं से शब्द निकल कर आता है रेपो रेट। रेपो शब्द यहीं से निकल कर आता है, रेपो। तो जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको रेपो एग्रीमेंट या रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। यहीं से टर्म हमारे पास निकल कर आता है रेपो रेट, क्योंकि आपने इन सिक्योरिटीज, इन रेपो को गिरवी रखकर पैसा उधार लिया है। ठीक है, इन सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करके आरबीआई के पास फॉर द सेक ऑफ गारंटी, है ना, आपने पैसा उधार लिया है। ठीक है, क्योंकि खुद ही रीपर्चेज एग्रीमेंट है, इसलिए इनको, इस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं हम? रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रेपो रेट। किसे बोलेंगे? जब बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है तब हम उसे बोलते हैं रेपो रेट। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल आरबीआई को ही पता है, या बहुत बड़े जो डिटेल में पढ़ते हैं इन चीज़ों को उन्हें पता है। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना, उतने रट्टा मारने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा मन था कि जो भी जानना है वो फिर कोर तक जानो, है ना, तो फिर मज़ा कुछ और होता है। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये पूरा माजरा है क्या रेपो का। उस समय सिर्फ रेपो रटना होता था, है ना, अब रेपो क्यों है, क्या है, कैसे है, ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। तो फिलहाल इतना समझ लो, मोटा माटी अगर दिमाग बाउंस कर रहा है तो इतना समझ लो कि बैंक गई आरबीआई के पास, है ना, और आरबीआई से कुछ पैसे उधार लिए, बदले में सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दी और आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लिया। उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे हम? रेपो रेट। ठीक, इन फ्यूचर आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, अगर आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे? तब हम एक काम करेंगे, आरबीआई जाएगा बैंकों के पास और बोलेगा कि भाई ऐसा है कि हमको पैसों की जरूरत है और हमको तुम पैसा दे दो। ठीक है साहब, दे देते हैं। बदले में बैंक भी बोलेंगे साहब हम भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, क्योंकि तो हम गए थे तुम्हारे पास, तुमने नहीं छोड़ा था हमको, तुमने भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था, तो हम भी चार्ज करेंगे। बिल्कुल बात सही है। तो वेन एवर आरबीआई आस्क मनी टू बैंक्स, जब भी वो बैंक से पैसे मांगेगी, देन बैंक विल चार्ज एन इंटरेस्ट रेट, बैंक्स विल चार्ज एन इंटरेस्ट रेट
इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आरबीआई को पैसों की जरूरत होगी बैंक से, तो बैंक्स उधार दे देंगे, बदले में एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे जिसे हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में कौन कर रहा था? आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी, रिवर्स में बैंक चार्ज कर रही है। तो टिट फॉर टैट वाला सीन है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब एक सवाल ये आता है कि सर ये बताओ कि आरबीआई के पास पैसों की कैसे कमी हो सकती है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल भी है। ये दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं? आरबीआई के पास देखो, आरबीआई का काम सिर्फ पैसे लेना देना नहीं है। आरबीआई का काम है कि मार्केट में कितना कैश फ्लो है ना। मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी आरबीआई का एक काम होता है ना। अगर सपोज करो कि मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब पैसा ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? उस कैश फ्लो को कम करेगा। कैश फ्लो कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बैंक के थ्रू कैश फ्लो होता है, तो लाओ बैंकों से पैसा ले लो ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए और इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो कैश फ्लो कम करने के लिए आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेगा। हालांकि आरबीआई के पास कमी नहीं है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करने के लिए आरबीआई बैंक से पैसा ले लेगा कि लाओ भाई पैसा लाओ, पैसा लाओ, है ना। तो यहां पे जरूरत पड़ गई आरबीआई को, तो इसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अच्छा ये बताओ, बैंक और आरबीआई में पावरफुल कौन है? बैंक और आरबीआई में पावरफुल, जाहिर है आरबीआई पावरफुल है। तो मेरे भाई इंटरेस्ट रेट हमेशा वो ज्यादा देगा जो कमजोर होगा, और इंटरेस्ट रेट हमेशा कम वो देगा जो ताकतवर होगा। समझ गए? तो जो कमजोर होगा वो ज्यादा सताया जाएगा, किसके द्वारा? ताकतवर के द्वारा। तो रेपो रेट जो है ये हमेशा ज्यादा रहता है। क्या रहता है? रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपका 4% के समथिंग, 4.5% के समथिंग रेपो रेट है ना। और रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। रेपो रेट हमेशा कम होगा तो 3.35% ये आपका रेपो रेट रहेगा, सॉरी रिवर्स रेपो रेट। कोई समस्या किसी को? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद कुछ और रेट्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट की बात कर लेते हैं। देखो, बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो जाएंगे आरबीआई के पास, जो भी उनके पास सिक्योरिटीज हैं उनको डिपॉजिट कर देंगे, और सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करने के बाद जो पैसा आएगा उससे काम चला लेंगे। लेकिन सपोज करो कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करके जो पैसा आया वो सफिशिएंट नहीं है ना, और आरबीआई बोलता है कि तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे तो हम आपको रेपो रेट पर पैसा देंगे। बैंक बोलते हैं साहब हमारे पास सिक्योरिटी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमको पैसों की भी जरूरत है, कुछ और इंतजाम कराइए, पैसे कम पड़ रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, देन आरबीआई बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, विदाउट सिक्योरिटी वी कैन लैंड यू बट वी विल चार्ज मोर देन द रेपो रेट। ठीक है, सो यहां पर बैंक कैन टेक मनी from RBI without securities. Without securities, ठीक है, is called without securities, इसे हम बोला जाएगा बैंक रेट।
जहां पर बैंक विदाउट सिक्योरिटीज आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा होगा। कर सकते हैं। सपोज करो कि किसी बैंक ने बैंक रेट का भी इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी उसको पैसों की जरूरत है। ठीक है, देन आरबीआई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि साहब देखो तुम जियो मरो हमको कुछ नहीं करना है ना, तुमको हम पैसा नहीं देंगे। आरबीआई हमेशा पैसे उधार देगा। ठीक है, आरबीआई हमेशा पैसे उधार देगा। इंटरेस्ट रेट भले ही ज़्यादा ले ले लेकिन पैसे देने ही पड़ेंगे आरबीआई को, क्योंकि पूरे बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। तो अगर हर जगह से पैसा ले चुके हो फिर भी तुमको पैसों की जरूरत पड़ती है, रिवर्स रेपो रेट नहीं ले सकते, बैंक रेट इस्तेमाल कर चुके हो, देन ऑल्सो आरबीआई विल गिव यू द विंडो विद द नेम MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम इसे? MSF। यहां पर अगर आप हर तरीके से पैसे ले चुके हो, ठीक है, हाँ, अगर आप हर तरीके से पैसे ले चुके हो तब भी आपको मार्जिनल पैसा मिल जाएगा। मार्जिनल कितना? 1%, 1% ऑफ टोटल वैल्यू। सपोज करो आरबीआई की अगर किसी बैंक की अगर औकात है, टोटल वैल्यू है 100 रुपये की, तो 1 रुपया उधार यहां से ले सकता है। ध्यान रखें। तो MSF क्या है? एक मार्जिनल विंडो है जिसके थ्रू 1% पैसा उधार लिया जा सकता है। हालांकि इसका इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से ज़्यादा रहेगा। रेपो रेट से हर चीज़ का इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एक टर्म चलता है बेस रेट। बेस रेट, अब बेस रेट क्या करता था? बेस रेट पहले इस्तेमाल होता था आपके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए, यानी बैंक कितना चार्ज करेंगे फ्रॉम द कस्टमर। ये कस्टमर की बात आ गई, बैंक और कस्टमर के बीच की बात है कि जब कस्टमर पैसे उधार लेने जाएगा तो बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता था बेस रेट। एक कॉमन बना दिया था कि ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी कि ठीक है ये बेस रेट रहेगा, है ना, इससे कम आप चार्ज नहीं करेंगे और इससे आप ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो बैंक का जो मन होता था कस्टमर से उसके अनुसार वो चार्ज कर लेते थे। बेस रेट एक तरीके का मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगा दिया गया था, इससे कम में आप किसी को लोन नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन इसको डे टू डे बेसिस पर अपडेट करना पड़ता था, जो कि काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो इसको हमने रिप्लेस किया विद द MCLR। MCLR मतलब बोले तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, बेस्ड लैंडिंग रेट। ठीक है, अब बेस रेट आरबीआई डिसाइड करता था कितना रहना चाहिए। उसने क्या किया कि एक काम करो, डेली कौन डिसाइड करे, एक फॉर्मूला दे दो। तो MCLR नाम से एक फॉर्मूला दे दिया जिसमें उस समय चल रहा रेपो रेट, उस बैंक के पास कितना बचा हुआ फंड है ना, और 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, एक फॉर्मूला दे दिया गया। उस फॉर्मूले में जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे, हालांकि वो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ना, तो आपको एक इंटरेस्ट रेट निकल कर आ जाएगा, और वो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करेगा फ्रॉम द कस्टमर। अब इसमें कस्टमर का सिविल भी शामिल होता है MCLR में।
उस समय रेपो रेट जो चल रहा है वो भी शामिल होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट यानी बैंक को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट आती है वो भी शामिल होती है। इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए है ना वो इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर इसीलिए हर कस्टमर टू कस्टमर इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, लैंडिंग रेट वेरी करता है। ठीक है, चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव टूल। एक और चीज मैं बताना भूल गया, देखो आरबीआई के पास 2 पावर हैं, आरबीआई के पास 2 पावर हैं, कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव टूल्स की और क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, तो आरबीआई के 2 टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम इंटरेस्ट रेट के थ्रू पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका हो गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका बैंक रेट, एमसीएलआर। ठीक है, ये चीज हो गई। क्वालिटेटिव में आपके 5 तरीके के साथ हैं, ये हम अभी बात करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई पढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स जिनमें हम पहली बात करेंगे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आप इसको ऐसे समझो कि जब भी आरबीआई को मार्केट को कंट्रोल करना हो, यानी आरबीआई को ये देखना हो कि मार्केट में कितना पैसा है, कितना कंट्रोल करना है, किसको लोन देना है, क्या लोन देना इकोनॉमिकली वाइबल है अभी कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा चल रहा है तो लोन कम दिए जाएंगे, और इन्फ्लेशन रेट कम चल रहा है तो लोन ज़्यादा दिए जाएंगे। इस लोन को लेना देना वो कंट्रोल करते हैं आरबीआई 2 तरीके से, या तो उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, घटा देगी, है ना, जिसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स में बोलेंगे। दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव टूल्स, इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दिया करेंगे। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, पहला है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई ये बोल दे कि भाई ऐसा है कि कल से हम इस बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए लोन्स नहीं देंगे। कल को ये बोल दे कि ठीक है, जो फिशरीज हैं हम फिशरीज के लिए लोन नहीं दे रहे, या हम माइनिंग के लिए लोन बंद कर रहे हैं, या हम होम लोन बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर कैटेगरी, ध्यान रखना, सेक्टर, कैटेगरी, ठीक है, या बिजनेस के लिए लोन बंद की जा सकती हैं। लोन कैन बी स्टॉप। सपोज करो मार्केट में प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, अब वो प्याज जो भंडारण करते हैं, प्याज को जो रखते हैं पास अपने, है ना, जो क्या बोलते हैं, स्टॉकर्स। ठीक है, तो उन स्टॉकर्स ने क्या किया, प्याज को अपने आप इकट्ठा कर लिया। उनमें से कुछ स्टॉकर्स गए बैंक के पास के, बोले कि देखो हमको ना गोडाउन्स बनाने हैं तो हमको लोन चाहिए। तो आरबीआई को पता है कि देखो भाई ये गोडाउन बना के क्या करेंगे, उन प्याज को और स्टॉक्स करेंगे, ऑनियन को और स्टॉक करेंगे, और मार्केट में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की ये महंगाई करने वाले हैं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करने वाले हैं। तो आरबीआई फॉर द सेक ऑफ पीपल मना कर सकती है कि हम ऑनियन ट्रेडर्स को लोन नहीं दे रहे हैं, लोन हमने बंद कर दिया है। ठीक है, उनके गोडाउन्स के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा।
तो ऐसे में क्या होगा कि उनके पास जगह होगी नहीं और मजबूरन उनको वो जो ऑनियंस हैं वो मार्केट में लाने पड़ेंगे, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, तो इसलिए भी हम इसे हम बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, कैटेगरी, बिजनेस को सिलेक्ट किया, उस पर क्रेडिट को कंट्रोल कर दिया कि उस पर लोन नहीं दिया जाएगा। सेकंड है हमारे पास कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ठीक है, अब सपोज करो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का इसमें मतलब हो गया कि उसने कुछ डिमांड बढ़ा दी, आरबीआई ने कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी। सपोज करो कि आप एक कोई बाइक लेने गए और उस बाइक का एक एडवर्टीजमेंट आया कि आप 10% कॉस्ट डाउन पेमेंट करिए और 90% हम आपको फाइनेंस कर देंगे। ठीक है, तो जिस किसी के भी पास अगर 10% कॉस्ट है उस बाइक का, वो जाके अपनी बाइक ला सकता है। लेकिन आरबीआई ने देखा है कि यार मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा हो रखा है, लोन ज़्यादा बट गए, लोन कंट्रोल करने हैं, क्या करें। तो आरबीआई ने बोला कि ऐसा करो कि अब बोलो कि 50% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 50% आपको लोन कर देंगे। ठीक है, अब जिसके पास 10% का ही जुगाड़ था वो 50% जमा नहीं कर पाएगा और वो लोन नहीं ले पाएगा। तो लोन कंट्रोल हो गए, लोन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल हुआ। अब उसको 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा और ना उस पर 50% बेचारे पे कभी होंगे, ना वो लोन लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कंज्यूमर को डिस्करेज कर दिया क्रेडिट से। पहले लालच दे रहे थे कि 10% पे हम दे देंगे तुमको, अब बोल रहे नहीं 50% पे देंगे। तो क्या कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। बेसिकली आप समझ लो क्या है कि आरबीआई कैन मेक द रूल फॉर द लोन्स डिसवर्सल, जिसमें आप आरबीआई कैन डिसाइड कि ऑन विच टर्म एंड कंडीशन और ऑन विच हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वैल्यू कैन बी लोन, कितना हम परसेंट लोन कर सकते हैं वो डिसाइड कर सकती है। थर्ड वन इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये समझो कि आप किसी बैंक के पास लोन लेने गए तो आप उसमें कुछ गिरवी रखोगे। सपोज करो कि आपने 100 रुपये की चीज़ गिरवी रखी और पहले बैंक ये बोलते थे कि अगर आपको 100 रुपये की चीज़ गिरवी रखोगे तो हम आपको 70 रुपये का लोन कर देंगे। ठीक है, यानी बैंक क्या कर रही है, 30% या 30 रुपये जो बोल सकते हो, 30% बोल सकते हो, है ना, ये एज ए मार्जिनल डिपॉजिट कर रही है, जो भी वैल्यू है उसका मार्जिन अपने पास एज ए सिक्योरिटी के तौर पे रख रही है। ठीक है, तो ये मार्जिन अपने पास रख रही है और 70 रुपये आपको उसने दे दिए। 100 रुपये का गोल्ड आपने रखा, 70 रुपये उसने आपको दे दिए, 30 रुपये का मार्जिन उन्होंने अपने पास डिपॉजिट करके रखा। आरबीआई ने रूल चेंज कर दिया और बोल दिया कि ऐसा है कि अब एक काम करो कि हमको लोन नहीं देना है लोगों को। ठीक है साहब, नहीं देना है, क्या करें, एक काम करो, अब आप इसको मार्जिन को बढ़ा दो। मतलब बढ़ा दो, ऐसा कर दो कि अब हमको ना 60% मार्जिन अपने पास रखेंगे, 40% का आपका लोन करेंगे। ठीक है साहब, तो अब कंडीशन बन गई जिसमें लोन आपका अब होगा 40 रुपये का और 60% पैसा, 60% जो वैल्यू है वो बैंक अपने पास रखेगी। यानी इसने मार्जिन इंक्रीज कर दिया। तो मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज करके भी लोन को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ऐसे ही एक है मोरल सस्पेंशन। मोरल सस्पेंशन, सॉरी,
मोरल सुएसन, ठीक है। अब मोरल सुएसन में क्या होगा? मोरल सुएसन में आरबीआई बैंक्स को थ्रेटन करेगी, है ना, बैंक्स को डराएगी धमकाएगी। कैसे डराएगी धमकाएगी? बैंक बोलेगी देखो भाई ऐसा है कि सो एंड सो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, ठीक है, आप पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीके से आरबीआई बैंक को कंट्रोल करेगी, या बोलेगी साहब तुमने ना इस सेक्टर को लोन ज़्यादा दे दिया है, ये तुमने गलत किया है, इतना लोन तुम्हें नहीं देना चाहिए था, है ना, इतना लोन देकर तुमने रिस्क बढ़ा दिया है, तुम डांट फटकार देगी। तो आरबीआई एक तरीके से मोरल पुलिसिंग करेगी, किसकी? बैंक्स की। तो बैंक सहम जाएंगे, बैंक आगे कुछ ज़्यादा फंक्शन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये काम भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि आरबीआई डायरेक्शन दे दे, एडवाइस दे दे कि एक काम करो, अब हम ना फार्मिंग सेक्टर को ज़्यादा पैसा देंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा कम देंगे। इनडायरेक्टली बोल दिया, कोई रिटन वो नहीं है, ठीक है, बस एक मीटिंग में एक इशारा दे दिया कि ऐसा है कि हम इस सेक्टर को ज़्यादा देंगे, मदद करनी, इस सेक्टर को थोड़ी सी कम कर दो। कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक समझ जाती हैं कि भाई बॉस ने ये बोला है तो वैसा करना है, तो बैंक उसी तरीके से लोन इशू करना भी शुरू कर देती है। तो ये होता है मोरल सुएसन। फिफ्थ होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, अच्छा, मोरल सुएसन का एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे घर पे कोई लोग आए हैं, है ना, गेस्ट आए हैं और चाय बिस्किट सामने रखे। छोटे पर ऐसा होता ही होगा, सबके साथ ही होता है कि तुम देखते हो कि कब ये लोग जाएं और कब हमको बिस्किट्स और ये नमकीन खाने को मिले। बच्चों का होता ही फेवरेट है। अब आप मन तो बहुत कर रहा है उसे खाने का, लेकिन आप फिर मम्मी की तरफ देखते हो, फिर देखते हो कि नहीं यार अभी रिस्क है ना, इन्हें जाने ही दो, उसके बाद खाएंगे, है ना। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, लेकिन समझ में सब आ गया। ये भी एक तरीके का मोरल सुएसन है। चलिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ठीक, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया आरबीआई सेक्टर डिफाइन कर सकता है कि आपको अपनी टोटल लैंडिंग इतने % इस सेक्टर में देनी है, ठीक है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें सरकार ने बोल रखा है कि आरबीआई ने बोल रखा है कि आप अपनी लैंडिंग का 40% इस सेक्टर में लैंड करेंगे, बाकी और अपना जहां चाहे वहां लैंड कर सकते हैं। तो कुछ सेक्टर्स आरबीआई द्वारा डिफाइन किए जा सकते हैं कि आपको इतना करना ही करना है ना। तो उस तरीके से भी इन सेक्टर्स को डिफाइन किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। यानी आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि कौन सी बैंक किस सेक्टर में ज़्यादा लोन देगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आरबीआई कंट्रोल करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से बैंक्स के लैंडिंग्स को, बैंक्स के फंक्शनिंग को, बैंक्स के ऑपरेशंस को, ठीक है। तो ये आरबीआई के कुछ काम थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।